जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 अप्रैल 2026 से आपने सुना होगा आपका इनकम टैक्स बिल है, जो कि इनकम टैक्स बिल होता है दोस्तों जब कभी भी आपका जो नया कानून आता है, पहले लोकसभा के अंदर पास होता है, फिर राज्यसभा के अंदर पास होता है, बाद में हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं महामहिम जी जब इसको सिग्नेचर करके पास कर देते हैं, जब ये बिल की जगह हमारा एक्ट बन जाता है। तो आपको पता होगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 बहुत ही जल्दी आने वाला है, लेकिन आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इनकम अगर आप कमाते हैं तो पहले भी आपको टैक्स देना पड़ता था और अब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेजर चेंजेस जो है ड्रास्टिकली चेंज। दोस्तों प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए बड़ी ही मेहनत से हम बनाते हैं, तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियो है आपको आगे भी फ्यूचर के अंदर आती रहने वाली है। तो सबसे पहले हम इनका जो डिफरेंस देखने वाले हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है और इनकम टैक्स बिल 2025 है, जिसे कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 बोलेंगे, और क्या क्या मेन चेंजेस आने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें, ताकि आपका जो बेसिक नॉलेज है, काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बेसिस ऑफ चार्ज कि इनकम टैक्स लगाने का क्या आधार होता है। पहले सेक्शन 4 में था, अब इसको क्लोज 4 में कर दिया है। इनकम टैक्स शैल बी चार्ज फॉर ए फाइनेंशियल ईयर एट रेट स्पेसिफाइड और द फाइनेंस एक्ट कोरस्पॉन्डिंग टू असेसमेंट ईयर। ये कहते हैं उस असेसमेंट ईयर के हिसाब से हम आपको टैक्स लगाते थे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। यहाँ पे इनकम टैक्स शैल बी चार्ज फॉर ए टैक्स ईयर, यहाँ पे दोस्तों टैक्स ईयर आ गया है और उस फाइनेंस एक्ट के अंदर जो लिखा हुआ है। तो यहाँ इन्होंने क्या चेंज किया, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स ईयर टर्मिनोलॉजी अलोंग विद द मॉडर्न यूजेज। आजकल दोस्तों टैक्स ईयर या ईयर का ज्यादा यूज होता है, न कि असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर के अंदर पहले आप कंफ्यूज हो जाते थे। डेफिनेशन की बात करें, सेक्शन 2 के अंदर प्रोवाइड डेफिनेशन इंक्लूडिंग एसएससी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और डिजिटल असेस्ड की। लेकिन यहाँ पे जो इनकम टैक्स बिल जो आया है आपका, कंसोलिडेट किया इन्होंने, डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस किया है, टर्म्स टैक्स ईयर को, वर्चुअल डिजिटल असेस्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ क्लैरिटी। तो यहाँ पर भी इन्होंने डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस किया है रेलेवेंट मॉडर्न इकोनॉमिक के हिसाब से। इसके बाद में दोस्तों स्कोप ऑफ इनकम, पहले सेक्शन 5 और 9 होते थे। रेजिडेंट की इनकम इंक्लूड ग्लोबल इनकम, नॉन रेजिडेंट आर टैक्स्ड ऑन इनकम। नॉन एनआरआई जो होते थे, इंडिया के अंदर पैसा कमाते थे, उनको उस हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। यहाँ पे क्लोज 5 और 9 आ गया है। सिमिलर स्कोप है बट एक्सप्लिसिटी डिफाइन डीम्ड इनकम, पेमेंट मेड टू स्पेसिफाइड पर्सन है, एक्यूरल सोर्सेज है। तो इसके अंदर एनहांस क्लैरिटी, जो नॉन रेजिडेंट वाले थे दोस्तों उनको डीम्ड इनकम के बारे में, एनआरआई वालों को डिटेल के अंदर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। रेजिडेंस क्राइटेरिया, आपको पता होगा रेजिडेंस क्राइटेरिया सेक्शन 6 के अंदर डिफाइन करता था, जो एक व्यक्ति 182 दिन से ज्यादा आपके इंडिया से बाहर रहता था तो वो एनआरआई कहलाता था। लेकिन क्लोज 6 यहाँ पे चेंज कर दिया है। सिमिलर रेजिडेंसी क्राइटेरिया है बट इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने दोस्तों कि एक जो रेजिडेंसी डिटर्मिनेशन था, इन कॉम्प्लेक्स केस होते थे, मल्टीपल सिटीजन वगैरह होती थी, तो इनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे राहत दी है। एडिशनल गाइडेंस इनको कॉम्प्लेक्स रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए जारी की गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हेड्स ऑफ इनकम की। सेक्शन 14 से लेके 59 तक आपको पता होगा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स होती थी। यहाँ पे इनका जो क्लोज 13 से 59 हो गया है। इन्होंने सिमिलर स्ट्रक्चर रखा है बट न्यू इनकम कैटेगरी जैसे कि डिजिटल अर्निंग और एसेस्ट, क्योंकि आजकल हर कोई व्यक्ति ऑनलाइन कमाई कर रहा है दोस्तों, तो गवर्नमेंट कहती है कोई भी व्यक्ति हमसे बच ना जाए, तो इन्होंने एक्सपेंड किया है एड्रेस मॉडर्न इनकम स्ट्रीम लाइक वर्चुअल एसेस्ट एंड ऑनलाइन एक्टिविटी। ऑनलाइन एक्टिविटी से लोग बहुत तरह की कमाई कर रहे थे, तो ऑनलाइन एक्टिविटी को यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर डिफाइन कर दिया है। इसके बाद में डिडक्शन और एग्जम्पशंस, आपको पता होगा सेक्शन 10 के अंदर 80C से लेकर 80U वाइल्ड रेंज डिडक्शन की होती थी, जो इन्वेस्टमेंट करते थे, डोनेशन देते थे। यहाँ पे दोस्तों क्लोज 11 से लेकर के 154 सेक्शन तक इन्होंने कंसोलिडेट कर दी डिडक्शन और इंट्रोड्यूस कर दिए प्रोविजन स्टार्टअप बेनिफिट के लिए, डिजिटल बिजनेस इंसेंटिव्स के लिए। दोस्तों इन्होंने क्या किया, आपको पता होगा ओल्ड रिजीम में ही छूट मिलती थी। ओल्ड का तो ये नाम ही नहीं ले रहे हैं, ये कहते हैं कि हमने तो छूट देनी नहीं है, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत होता था। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया डिडक्शन फॉर इनोवेशन, डिजिटल इंटरप्राइज एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आपको पता होगा आने वाले टाइम का जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है या रिन्यूएबल एनर्जी है, इन्हीं का जमाना आता है। कैपिटल गेन की बात करें, सेक्शन 45 से 55A कैटेगरी थी कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म की, लॉन्ग टर्म की, उनकी होल्डिंग पीरियड के हिसाब से उनके अलग अलग रेट थे। यहाँ पे क्लोज 67 से 91 हो चुका है। इन्होंने सेम की सेम कैटेगरी रखी है, जो लॉन्ग टर्म था पहले भी लॉन्ग टर्म था। इन्होंने स्पेसिफिक प्रोविजन वर्चुअल एसेस्ट एंड अपडेट यहाँ पे बेनिफिशियल रेट्स को किया है, एक्सप्लिसिट किया है रूल फॉर डिजिटल एसेस्ट एंड रिवाइज ट्रीटमेंट ऑफ न्यू क्लास हो। इन्होंने कुछ नई एसेस्ट को इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों, उसके ऊपर अलग ही तरीके से आपको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब हर एक इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। जो भी दोस्तों रूल नहीं आते हैं, ये गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए ला रही है या आपके फायदे के लिए ला रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को
ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो सके। आपको तो इनकम आ रही है, पहले भी आपको टैक्स देना पड़ता था और अब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन होता है, सेक्शन 139 से 158 के अंदर था। कब ऑडिट करनी है, कब आपको आईटीआर भरनी है और असेसमेंट वगैरह आपका कैसे कैसे होने वाला है। सेक्शन 142, 148, 144 बड़े ही खतरनाक थे दोस्तों। यहां पे क्लोज 263 से 389 तक इंट्रोड्यूस कर दिया है फेसलेस असेसमेंट। हालांकि पहले भी फेसलेस था, ऑफिसर की तो इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम हो गई है। ई फाइलिंग को आपको करनी पड़ेगी। प्रोविजन फॉर टैक्स पेयर फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे टैक्स फ्रेंडली बिहेवियर मिलेगा। ये एम्फेसिस कर रहे हैं ऑटोमेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन। जब इंसान जहां पर भी आता है दोस्तों तब ही भ्रष्टाचार होता है, तो ये कह रहे हैं कि इंसान को बीच में हम आने नहीं देंगे। जैसे आप ऑनलाइन डिजिटल आप फाइल भरो, ऑनलाइन आपका प्रोसेस हो जाने वाला है। एंटी अवॉइडेंस रूल थे, यहाँ पे सेक्शन 95 से 102 थे। जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल GAAR थे, ये लिमिटेड एप्लीकेशन होती थी। अब क्लोज 178 से 184 कॉम्प्रिहेंसिव GAAR कवरिंग, यहाँ पे दोस्तों इन्होंने कर दिया है इम्परमिसेबल अरेंजमेंट्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, लैकिंग कॉमर्शियल सब्सटेंस वगैरह है। तो इन्होंने दोस्तों बॉर्डर GAAR प्रोविजंस इंश्योर किया है स्ट्रिकर चेक अगेन टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स की चोरी करने के लिए इन रूलों को दोस्तों और स्ट्रिकर इन्होंने कर दिया है। एनजीओ आपको पता होगा दोस्तों, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 की कंपनी है, सेक्शन 13 की छूट, 12A 80G इनकी छूट लेते थे। तो डिफाइन इनकम टैक्स एग्जम्पशंस फॉर सर्टेन चैरिटेबल पर्पज, और उनकी गाइडलाइंस बहुत ही लिमिटेड थी। यहाँ पे क्लोज 332 से 355 डिटेल फ्रेमवर्क बनाया है। टैक्सेबल इनकम कौन सी है, क्या कंप्लायंस करने हैं, स्ट्रिक्स आपके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस रहने वाली है, नॉन प्रॉफिट कॉमर्शियल एक्टिविटी आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव रिजाइम विद स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। दोस्तों पहले आप 80G के अंदर किसी को चंदा देते थे, फर्जी डिडक्शन वगैरह ले लेते थे, वो वैसे तो सिर्फ ओल्ड में ही मिलता है, उसके अलावा भी 10BD का फॉर्म भरना पड़ता था। तो बहुत तरह के इन्होंने डिटेल के अंदर गाइडलाइन एनजीओ के रिगार्डिंग भी दे दी है। आपको पता होगा 5 तरह की इनकम होती है दोस्तों, सैलरी या पेंशन की इनकम, रेंट की इनकम, PGBP की इनकम, कैपिटल गेन की और अदर सोर्स की। तो पांचों ही हेड के हिसाब से भी हम आपको मेन कंपैरिजन बताने वाले हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी पहले भी आती थी अब भी आती है। तो चार्ज पहले सेक्शन 15 करता था आपका, जो अंडर द हेड ऑफ सैलरी होता था। आपको ड्यू हो गई या रिसीव हो गई या एरियर आपको आ गया है, इसके अंदर भी सिमिलर प्रोविजन क्लोज 15 में कर दिए हैं। इनकम ड्यू रिसीव्ड हो चुकी है, लेकिन कोई मेजर स्ट्रक्चरल चेंज यहाँ पे नहीं किया, सिर्फ लैंग्वेज को आसान आपके लिए बनाया है। स्कोप ऑफ सैलरी सेक्शन 17 बोलता था वेजेस, एनुटी, पेंशन, ग्रेचुटी, कमीशन, सारी की सारी चीजें सैलरी का पार्ट बनती थी। और कवर वेजेस, एनुटी, पेंशन, ग्रेजुएट, कमीशन, परक्यूजिट्स एंड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो इसने मेंटेन किया है स्कोप, लेकिन ऐड की है क्लैरिटी डिजिटल कंपनसेशन में। या फिर से डिजिटल की बात करते हैं, आप इस चीज को नोट करना दोस्तों, हर जगह ये डिजिटल कर रहे हैं। तो आपको छोड़ने वाले ये नहीं है कि जहां से आप ज्यादा कमाई कर रहे हैं ऑनलाइन से, उसको भी इनके अंदर इंक्लूड करने की बात हर जगह की गई है। अब परक्यूजिट की बात करें दोस्तों, परक्यूजिट सेक्शन 17(2) के अंदर ये परक्यूजिट एंड टैक्सेबल बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, जैसे अकोमोडेशन वगैरह दे दिया, मोटर व्हीकल दे दी। यहाँ पे क्लोज 17 के अंदर सेम की सेम डेफिनेशन लिखी है, लेकिन इन्होंने कुछ अलाउंसेस को डिजिटल टूल एंड एसेस्ट यूज एक्सक्लूसिवली फॉर वर्क के लिए इनको एक्सक्लूड कर दिया है। यहाँ मॉडर्नाइजेशन हो गया है, एक्सक्लूड किया है वर्क डिजिटल एसेस्ट फ्रॉम टैक्सेबल परक्यूजिट्स। कुछ डिजिटल एसेस्ट आपको दी है तो उसको टैक्सेबल परक्यूजिट से इन्होंने बाहर कर दिया है। बात कर लेते हैं डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। दोस्तों सेक्शन 16 जो होता था ये आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देता था और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस वगैरह की छूट मिलती थी। और न्यू टैक्स रिजीम की बात करें दोस्तों, यहाँ पे सेक्शन 16 की जगह क्लोज 19 आ गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 रुपए की इंक्रीज ऑलरेडी कर दी थी, लेकिन ये इंक्रीज डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगी। सैलरी विच एवरेज लेस फॉर सर्टेन कैटेगरी, सिमिलर अलाउंसेस सेम के सेम रखे गए हैं। यहाँ पर ये बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है, इसके अलावा कुछ नई कंडीशंस ऐड की गई है जो आपकी एलिजिबिलिटी को प्रभावित करती है। इसके बाद में सैलरी के अंदर दोस्तों प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी सेक्शन 17(3) होता था, इंक्लूड पेमेंट ड्यू टू टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सच एज ग्रेचुटी, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पे क्लोज 18 कर दिया है। रिटेन सिमिलर यहाँ पे इन्होंने इंक्लूजन्स रखे हैं, बट प्रोवाइड किया है एडिशनल क्रेडिटी और लमसम कंपनसेशन जो आपको मिलता है, इकट्ठा पैसा दोस्तों मिलता है, उसके ऊपर डिटेल के अंदर इन्होंने बताया है। तो इन्होंने एक्सपेंड किया है एग्जाम्पल एंड क्लियर लैंग्वेज की है, स्पेसिफिक केस फॉर टर्मिनेशन
बेनिफिट, जब वो छोड़ देता है, उसको निकाल दिया जाता है एम्प्लॉय को, तो उसके ऊपर डिटेल में इन्होंने बताया है ये रिलीफ। इसके बाद बोलते हैं रिलीफ ऑन एरियर ऑफ सैलरी। आपको दोस्तों फॉर्म 10E भर करके अगर आपको पिछले सालों की सैलरी इस साल मिली है, मान लीजिए पिछले साल आप 0% में आते थे और इस बार आपको 30% देना पड़ता है, तो सरकार कहती है सेक्शन 89 में आप रिलीफ प्रोवाइड की है फॉर टैक्स लायबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू रिसीप्ट ऑफ एरियर ऑफ सैलरी। यहाँ पे सेक्शन 89 को क्लोज 157 से बदल दिया है, रिलीफ प्रोविजन एक्सटेंडेड टू मल्टी ईयर सैलरी एंड लमसम पेमेंट फ्रॉम फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन के मामले में भी रिलीफ है। बॉर्डर एप्लीकेबिलिटी हो गई है, रिलीफ ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनकम इंक्लूडिंग एरियर। तो एरियर के लिए भी यहाँ पे एक अच्छी खबर आपको इनकम टैक्स एक्ट है या बिल है 2025 में देखने को मिलने वाली है। सैलरी की बात हमने कर ली, अब मोटा मोटी दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको रेंट है, मकान है, दुकान है, उसका किराया आता है, तो पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कैसे देना पड़ता था, अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ जाएगा, उसमें कैसे देना पड़ेगा। सबसे पहले चार्जेबिलिटी सेक्शन 22 चार्ज करता था कि एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंसिस्ट बिल्डिंग ऑफ लैंड अपार्टमेंट देयर टू चार्जेबल टू द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ क्लोज 20 कहता है सिमिलर प्रोविजन है चार्जिंग इनकम ऑन बिल्डिंग लैंड, जो भी आपके था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो दोस्तों कोई सिग्निफिकेंट चेंज यहाँ पे नहीं आया है, पहले भी किराए पर टैक्स था, अब भी किराए पर टैक्स है। एग्जम्पशंस फॉर बिजनेस यूज सेक्शन 22 के अंदर दोस्तों प्रॉपर्टी यूज की थी ओनर ने खुद के बिजनेस के लिए, तो उसको एक्सक्लूड किया जाता था उसके प्रॉफिट के, जो पीजीबीपी का था। सेक्शन यहाँ पे क्लोज 22 कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों प्रॉपर्टी जो परटेन ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन विद प्रॉफिट टैक्सेबल अंडर द हेड, इसको एक्सक्लूड कर दिया है इसके कंप्यूटेशन से। तो क्लियर फ्रेजिंग बट सिमिलर कंसेप्ट सिमिलर है, कोई बड़ा चेंज इन्होंने यहाँ पर भी नहीं किया है। इसके बाद में बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, जो आपकी पूरे साल की सेक्शन 23 बोलता था एनुअल वैल्यू इज डीम्ड एज द हायर ऑफ फेयर रेंटल वैल्यू एक्चुअल रेंट रिसीव्ड अलो द डिडक्शन फॉर प्रॉपर्टी। जो टैक्स पेड करते थे उसकी छूट मिलती थी। यहाँ क्लोज 21 कहता है एनुअल वैल्यू डिटरमाइन एज द हायर ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ। ये दोस्तों प्रैक्टिकली अगर आप समझेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज का एग्जांपल देना यहाँ पे संभव नहीं हो पाएगा। एक्सप्लिसिटी अलाउ फॉर एक्सक्लूजन सच एज अनरियलाइजेबल लैंड को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। वैकेंसी अलाउंसेस सेक्शन 23(1)(c) के अंदर प्रॉपर्टी वैकेंट थी किसी पार्ट के लिए तो एनुअल वैल्यू इज एडजस्टेड हो जाती थी रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल में। यहाँ पर भी सिमिलर के सिमिलर प्रोविजन रखे गए हैं। डिडक्शंस फ्रॉम इनकम, दोस्तों आपने डिडक्शन कोई म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है तो वो छूट मिलती थी 30% सीधा ही। अगर आपको 1 लाख रुपए का किराया आता है तो सरकार कहती है हम 70,000 ही उसको इनकम में जोड़ने वाले हैं। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख की छूट थी। यहाँ पे क्लोज 22 के अंदर सिमिलर डिडक्शन रखी है, म्युनिसिपलिटी टैक्स भी उतना ही छूट मिलेगी, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलने वाली है। और इंटरेस्ट आपको पता होगा होम लोन का ओल्ड के अंदर ही मिलता है, न्यू के अंदर अगर आप किराए पे देते हो और अप टू वहां तक की छूट मिलेगी। तो इसने अलाइन ब्रॉडली विद एग्जिस्टिंग प्रोविजन रिटेन 2 लाख की लिमिट है, मतलब इसमें ज्यादा कोई चेंज इन्होंने नहीं किया है। अब पहले क्या होता था दोस्तों, डीम्ड लेफ्ट आउट मान लिया जाता था। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो एनुअल वैल्यू उसकी नील, क्योंकि खुद उसमें रह रहे हो तो क्या किराया आपका आएगा, तो 2 मकान के लिए छूट दे दी थी और डिडक्शन आपकी सिर्फ 2 लाख तक थी। यहां पर भी सेम की सेम मेंटेन सिमिलर स्कोप बट सिंप्लीफाई कर दी है इनके रूल्स को। एरियर एंड अनरियलाइज्ड जो रेंट आता था दोस्तों इनका, इसके अंदर सेक्शन 25AA एरियर ऑफ रेंट अनरियलाइज रेंट जो रिकवर्ड हुआ है उसको टैक्स देना पड़ता था और 30% की छूट वहां पर भी मिल जाती थी। यहां पर भी सिमिलर प्रोविजन है, जो एरियर आया है तो इसको ज्यादा चेंज इन्होंने नहीं किया है। प्रॉपर्टी स्टॉक एज ट्रेड, दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसके पास एक मान लो अच्छी जमीन थी, उन्होंने 50 प्लॉट वहां कर दिए तो स्टॉक बन गया उनका। नॉट स्पेसिफिकली एड्रेस्ड ट्रीटेड अंडर जनरल प्रोविजन ऑफ बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस इनकम इसको माना जाता था। लेकिन प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर डीम टू हैव नील वैल्यू फॉर 2 ईयर फॉर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों 2 साल तक उसकी वैल्यू नील मानेंगे, बाद में हम उसका भी किराया मानने लग जाएंगे। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है स्पेसिफिक रिलीफ पीरियड, जो कि आपकी स्टॉक इन ट्रेड के अंदर आप अपना कोई प्रॉपर्टी रखते थे तो आप 2 साल तक उसका किराया आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अगर प्रॉपर्टी एक से ज्यादा जने के नाम है, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर, सेक्शन 26 कहता था इनकम फ्रॉम को ओन्ड प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन विद द ओनरशिप शेयर। मान लीजिए 50-50% के 2 मालिक हैं कि उसका किराया आ रहा है तो दोनों के अंदर बराबर बटेगा। यहां पर भी सिमिलर प्रोविजन रखे हैं इन्होंने, को ओनर के बेस्ट के ज्यादा चेंजेस आपका नहीं आया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो तीसरा हेड हमारा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चार्जेबिलिटी पहले सेक्शन 28 कहता था जो भी इनकम चार्जेबल है PGBP की उसके अंदर आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता था। यहाँ क्लोज 26 कर दिया है
कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आया है, लेकिन लैंग्वेज को सिंपल आपके लिए कर दिया गया है। इसके बाद में पीजीबीपी में डिडक्शन अलाउड सेक्शन 30 से लेकर 37 तक वेरियस अलाउबल डिडक्शन होती थी। आपने रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, जो भी बिजनेस के लिए खर्चा करना था दोस्तों, यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन कर दिया है कंडीशंस को एक्सपेंसेस के, इंक्लूडिंग डिजिटलाइजेशन। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये डिजिटल का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, यहाँ आपके लिए परेशानी हो सकती है। आप अगर ऑनलाइन कमाई करते हैं तो आपको भी दायरे में ले लेंगे। डेप्रिसिएशन दोस्तों कोई मेजर चेंज यहाँ पे नहीं आया है, ये फोकस करता है ईज ऑन इंटरप्रिटेशन। आपकी इंटरप्रिटेशन बड़ी ही आसान और समझने लायक होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे अलाउंसेज की। जो डिस अलाउंसेज होते हैं सेक्शन 40A से 40A, अगर आपने किसी का टीडीएस नहीं काटा, कैश के अंदर पेमेंट दे दी है, तो दोस्तों ये नॉन अलाउंस एक्सपेंसेस की थी। जैसे नॉन रेजिडेंट को टैक्स नहीं काटा, आपने एक्सेसिव पेमेंट रिलेटेड पार्टी को, पेमेंट टू रिलेटिव को, ऑडिट के अंदर नॉर्मली टैक्स ऑडिट जब होती है उसके अंदर ये केस आएगा। क्लोज 35-36 सिमिलर प्रोविजन है, इंक्लूड करते हैं डिटेल रूल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या होती है, नॉन कंप्लायंस अगर आपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम से की है, एक्सपेंड किया है स्कोप फॉर डिसअलाउंसेज रिलेटेड टू मॉडर्न बिजनेस प्रोसेस। दोस्तों मॉडर्न और डिजिटल का यहाँ पे इन्होंने इतना डंका बजाया है। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस, दोस्तों इंट्राडे की अगर कोई भी आप लेन देन करते हो ये स्पेकुलेटिव होता है। डिफाइन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस एंड देयर ट्रीटमेंट, और कैसे टैक्स देना है। और यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन वगैरह सेम है, ट्रीटमेंट वगैरह सेम है, लेकिन प्रोवाइड किया है कॉम्प्रिहेंसिव रूल डिजिटल ट्रेडर के लिए। फिर से डिजिटल अपडेटेड रूल फॉर स्पेकुलेटिव डिजिटल। दोस्तों यहाँ पे आप F&O में भी करते हैं, वो तो नॉर्मल बिजनेस होती है। इंट्राडे के अंदर करते हैं, आप क्रिप्टो के अंदर करते हैं, तो उसके लिए आपको इस दायरे में लेकर के आया गया है। इसके बाद में बहुत तरह के ऐसे खर्चे होते हैं दोस्तों, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जैसे आपने आगे के 5 सालों का खर्चा दे दिया, बिजनेस शुरू कर रहे थे, लेकिन वो 5 भागों में बटेगा। 35 AD अमोर्टाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इंक्लूड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही वो खर्चा कर दिया, लेकिन वो खर्चा था आगे के 5 सालों का। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया है कंप्यूटेशन जो मेथोडोलॉजी है। साइंटिफिक रिसर्च ये भी सेम होता है, ये डिडक्शन फॉर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की थी। दोस्तों इन्होंने स्कोप है साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस का बढ़ा दिया है। प्रजम्पटिव टैक्सेशन बड़े ही काम की है। बहुत तरह के लोग 90% लोग जो बिजनेस भरते हैं इसी के अंदर ही चले जाते हैं। सेक्शन 44 AD, आप अपनी जो कैश की सेल है उसका 8% या आप ऑनलाइन सेल है तो उसका 6% प्रॉफिट दिखाओ, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 44 AD AE प्रजम्पटिव टैक्सेशन स्मॉल बिजनेस के लिए, प्रोफेशनल के लिए, अगर आप एक टर्नओवर एक लिमिट तक आपकी टर्नओवर है तो ये कहते हैं प्रजम्पटिव टैक्सेशन तो रखा उन्होंने, लेकिन अपडेटेड टर्नओवर लिमिट कर दी है। इसमें स्ट्रीमलाइन क्राइटेरिया फॉर स्मॉल बिजनेस और प्रोफेशंस के लिए बढ़ा दिया है। एडजस्टेड टर्नओवर लिमिट एंड सिंप्लीफाई क्राइटेरिया को भी सिंपल कर दिया है। दोस्तों स्टार्टअप का जमाना है तो स्पेशल प्रोविजन स्टार्टअप के लिए दिए हैं। यहाँ पे कोई ऐसे प्रोविजंस बेनिफिट इनको नहीं दिए थे, लेकिन क्लॉज 140 में इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने प्रोविजन फॉर एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए 100% टैक्स एग्जम्पशंस देंगे फॉर 3 ईयर्स के लिए विद इन फर्स्ट पहले 10 सालों में से 3 सालों के लिए। ये डेडिकेटेड प्रोविजन फॉर स्टार्टअप विद हाई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। ये गवर्नमेंट कहती है स्टार्टअप करो, लोगों को रोजगार दो, आप 3 साल तक के लिए आपको एक भी रुपये टैक्स आपसे हम नहीं लेने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला इनकम का हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आपको पता होगा शेयर मार्केट में कोई शेयर बेचा या आपने किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेची तभी आपका कैपिटल गेन राइज होता है। जो चार्जिंग सेक्शन था पहले आपका सेक्शन 45 था, अब क्लोज 67 हो गया है। नो सिग्निफिकेंट चेंज, इसने मेंटेन किया है स्कोप का और इंटेंट को, कोई ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं आया है। इसके बाद में आपको पता होगा 2 तरह के टर्मिनोलॉजी LTCG और STCG, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शेयर मार्केट में तो ये 12 महीने होता है, प्रॉपर्टी के मामले में ये 24 महीने होता है। तो दोस्तों इसको भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को ज्यादा चेंज इन्होंने नहीं किया है, सेम के सेम है। होल्डिंग पीरियड जो एडजस्टमेंट थी दोस्तों सर्टेन एसेट के लिए, डिजिटल एसेट के लिए, इन्होंने यहाँ पे डिटेल में बताया है। इसके बाद में जो आपकी इनकम कंप्यूट होनी है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, पहले सेक्शन 48 से 50 में था, अब क्लोज 73 में आ गया है। सेम का सेम इन्होंने यहाँ पे भी रख दिया है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को इन्होंने मॉडर्नाइजेशन कर दिया है। कोई न्यू एसेट आई है, डिजिटल एसेट आई है, उसके ऊपर इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा गौर किया है। एग्जम्पशंस ऑन री इन्वेस्टमेंट, दोस्तों सेक्शन 54 से 54F होता था, ये क्लोज 86 से 88 हो गया है। सिमिलर एग्जम्पशंस आपको रखी है। कंसोलिडेटेड एंड क्लियर प्रोविजन अब इन्होंने री इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लेकर के
लेके आ चुके हैं। जब भी कोई प्रॉपर्टी को दोस्तों आप सेल करते हैं तो सेल करने के लिए उसकी परचेज की वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ती है, जिसको कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के मामले में भी इन्होंने पहले सेक्शन 55 था, अब क्लोज 73 आ गया। इन्होंने रिटेन किए हैं सेम के सेम प्रोविजन, क्लैरिटी इन्होंने ज्यादा दे दी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ कुछ कंडीशंस में, जैसे कि गिफ्ट वगैरह है या ऊपर से पुश्तैनी जमीन आई है, उसकी आपको कैसे क्लैरिटी मिलने वाली है। कैपिटल गेन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन पहले 54D के अंदर प्रोवाइड करता था रिलीफ, जो कि कंपलसरी एक्विजिशन आपका कोई यहाँ पे हाईवे बन रहा है दोस्तों और आपकी जमीन को अधिग्रहण कर लिया है सरकार ने, उसके ऊपर यहाँ पे आपको कंपलसरी एक्विजिशन मिलता था। तो यहाँ पर भी सिमिलर प्रोविजन रखे हैं और प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है उसको यहाँ पे इन्होंने अपडेट कर दिया है। स्लम सेल होती थी, ये आपके ज्यादा काम की नहीं होती है, ये जो स्टूडेंट वगैरह हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके काम की होती है। प्रोवाइड फॉर टैक्सेशन ऑफ गेन ऑफ स्लम सेल ऑफ ए अंडरटेकिंग ऑफ गोइंग कंसर्न, किसी भी बिजनेस को आप सारा का सारा इसके अंदर सामान उठा करके बेच देते हो, तो क्लोज 7 के अंदर भी सिमिलर प्रोविजन यहाँ पे भी रखे गए हैं। इसके बाद में दोस्तों फेयर मार्केट वैल्यू FMV होती है। कोई मान लो 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो आपको 10 लाख की तो DLC रेट है, उसके ऊपर बेचना ही पड़ेगा। आप बेच देते हो 8 लाख रुपए की, तो सरकार कहती है हम इसको डीम्ड मान लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो उसकी स्टैम्प ड्यूटी होगी। ये भी सेम के सेम रूल इन्होंने रखे हैं। बेटर अलाइनमेंट किया है वैल्यूएशन एंटिटी और स्पेसिफिक सिनेरियो के साथ में। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपकी वैल्यूएशन रेफरेंस करनी है सेक्शन 55A के अंदर, ये रेफरेंस टू ए वैल्यूएशन ऑफिसर टू असरटेनिंग फेयर मार्केट वैल्यू, इसने भी सेम के सेम प्रोविजन यहाँ पे रखे हैं। स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर इक्विटी एंड यूनिट सेक्शन 112A टैक्सेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड के लिए, ये रिटेन सिमिलर प्रोविजन फॉर इक्विटी एंड फंड। म्यूचुअल फंड के लिए इंक्लूड कंसेशनल रेट ऑफ थ्रेश होल्ड फॉर एप्लीकेबिलिटी। पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1.25 लाख रुपए आपका माफ था, वो पहले भी था दोस्तों और अब भी है। इन्होंने इंप्रूव कर दी है क्लैरिटी कि आपको ये एलिजिबिलिटी थ्रेश होल्ड लिमिट की किसको और कब मिलने वाली है। जो इनकम दोस्तों 4 हेड के अंदर नहीं आती है, उसको 5वें हेड के अंदर मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेना पड़ता है। इसकी चार्जेबिलिटी सेक्शन 56 था, यहाँ पे क्लोज 92 कर दिया है। कोई सिग्निफिकेंट चेंज यहाँ पे इन्होंने नहीं किया है। यहाँ पे स्पेसिफिक इनकम इंक्लूडेड के अंदर सेक्शन 56(2) में डिविडेंड था, लॉटरी था, विनिंग वगैरह थी, और यहाँ पे 92(2) के अंदर इन्होंने डिविडेंड, विनिंग, लॉटरी, कार्ड गेम, गैम्बलिंग और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज तो एक्सपेंड कर दिया है क्लैरिटी डिजिटल अर्निंग की ऑन सर्टेन कंपनसेशन पे। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिडक्शन वगैरह ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन सेक्शन 57 डिडक्शन देता था। कमीशन फॉर यहाँ पे आपका रियलाइजेशन ऑफ इनकम, रिपेयर ऑफ मशीनरी, इसको भी सेम का सेम इन्होंने रखा है। अमाउंट नॉट डिडक्टेबल सेक्शन 58 में नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होते थे, जो कि पर्सनल एक्सपेंसेस थे, आउटसाइड इंडिया के लिए आपने कोई खर्चा किया, ये सेम का सेम इन्होंने रख दिया है। फैमिली पेंशन दोस्तों पहले ओल्ड के अंदर 15,000 रुपए या 1/3 दोनों में से जो कम होगा, लेकिन यहाँ पे 25,000 रुपए या 1/3 कर दिया है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाली है। इंक्रीज डिडक्शन लिमिट फॉर फैमिली पेंशन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू डिपेंडेंट। जो मेन फोकस मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज वगैरह से आप पहले कमाते थे, फ्लैट 30% लगता था, कोई डिडक्शन नहीं थी, और अब भी आपको फ्लैट 30% टैक्स लगेगा और कोई डिडक्शन आपको नहीं आपको मिलने वाली है। यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है ऑनलाइन गेम को और डिजिटल प्लेटफॉर्म को टैक्सेशन के लिए। इसके बाद दोस्तों कोई एडवांस मनी आपकी फॉरफिट हो जाती थी तो सेक्शन 56(2)(9) के अंदर पहले भी टैक्सेबल होती थी, अब भी टैक्सेबल है, कोई चेंज यहाँ पे नहीं किया है। इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन आपको बढ़ के मिला है, तो दोस्तों आपका टैक्सेबल इनकम डिडक्शन होती थी 50% उसकी छूट मिल जाती थी, ये भी आपका सेम का सेम रख दिया है, कोई चेंज यहाँ पे नहीं किए हैं। अब आप किसी के मकान या दुकान को किराए पे देते हो तो दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है, लेकिन आपने किराए पर लिया और आगे फिर से आपने किराए पर दे दिया, तो आप खुद तो इसके मालिक नहीं हो, तो आपकी अलाउ डिडक्शन फॉर रेंट पेड सबलेट प्रॉपर्टी की ये सेम की सेम इन्होंने रख दी है। वर्चुअल डिजिटल एसेट दोस्तों यहाँ पे दिया गया है इन्होंने फोकस, VDA क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये कोई भी कवर ढंग से नहीं की गई थी। अब इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट इंक्लूडिंग यहाँ पे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर हो जाने वाली है। न्यू प्रोविजन एड्रेसिंग किए हैं टैक्सेशन ऑफ डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शंस लाइक क्रिप्टो करेंसी। तो अब यहाँ पे दोस्तों हर एक व्यक्ति को कवर किया जाएगा। 30% टैक्स जो एक्सचेंज वगैरह होती थी उनको भी बोल दिया है, आप भी हमें एक एक चीज की रिपोर्टिंग दो। अब आपकी दोस्तों 500 हेड की इनकम तो आपने कैलकुलेट कर ली, अब असेसमेंट एंड प्रोसीडिंग आपकी होने वाली है। इनकम टैक्स का नोटिस आएगा जो इनका मेन हथियार है आपको टैक्स की चोरी को रोकने के लिए, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों जहां जहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेनिफिट हुआ है वहां पे इन्होंने जो ट्रांसपेरेंसी के नाम पे, ईज ऑफ डूइंग के नाम पे नए नए कानून यहाँ पे घुसा दिए हैं। अब ये
ये देखिए दोस्तों, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, सेक्शन 142 के अंदर पहले एओ को यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए पावर दी जाती थी कोई भी असेसमेंट फाइनलाइजेशन करने से पहले, और इन्होंने ये सेम के सेम प्रोविजन को रिटेन किया है, लेकिन एक्सपेंड कर दिया है स्कोप एसेस्ट का, लाइबिलिटी का, इंक्वायरी का। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ना कुछ चीज बढ़ाई है। असेसमेंट प्रोसीजर सेक्शन 143 में रेगुलर असेसमेंट होता था, प्रोवाइड फॉर प्रोसेसिंग रिटर्न मेकिंग ए प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट एंड सेक्शन फॉर इंक्वायरी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस विद डिटेल्ड प्रोविजन फॉर प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट। मतलब आप अपनी मर्जी से स्टार्टिंग के अंदर कुछ एडजस्टमेंट आपने करने हैं, उसके लिए यहाँ पे डिटेल गाइडलाइन इन्होंने दे दी है। लेकिन दोस्तों सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता था। एओ को लगता था कि सामने वाला कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो मैं मेरी मर्जी से यहाँ पे इसको टैक्स लगा दूंगा। क्लोज 271 के अंदर सेम प्रोविजन रखे हैं, लेकिन यहाँ पे सेफ गार्ड एंड अपॉर्चुनिटी टैक्स पेयर को ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि कई बार बेचारा रिप्लाई नहीं दे पाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामने वाला चोर है। फेसलेस असेसमेंट यहाँ पे कोई ज्यादा इंक्लूड इसमें नहीं किया गया था, लेकिन क्लोज 273 के अंदर कॉम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क बनाया है इन्होंने। ये ऑटोमेटेड केस अलाउ सेक्शन अलोकेशन हो गए नेशनल फेसलेस के अंदर। तो दोस्तों ये फुली मॉडिफाइड फेसलेस असेसमेंट स्ट्रक्चर होगा जो हर स्टेज के अंदर कम्युनिकेशन करने वाला है। इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं री असेसमेंट जो है स्केप सेक्शन 148 का नोटिस जब आता है आपको, तो सिमिलर प्रोविजन रखे हैं, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है, सैंक्शन फॉर इशूइंग नोटिस एंड री असेसमेंट। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रिक्ट टाइमलाइन, क्योंकि अगर 3 महीने के अंदर उनको अपना केस सल्टाना है तो सल्टाना ही है। टाइमलाइन फॉर असेसमेंट जो स्कोप 153 का था दोस्तों, वो भी डिटेन सेम का सेम रखा है। फेसलेस असेसमेंट के लिए इन्होंने प्रोसीजरल चेंज कर दिए हैं। DRP होता है डिस्प्यूट रेजोल्यूट करने के लिए एक पैनल बनाया होता है, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फॉरेन कंपनीज के लिए और ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए। अब इसको DRP को एप्लीकेबल कर दिया है फॉरेन कंपनी के अलावा भी। ये दोस्तों DRP के अलावा और ज्यादा टैक्स पेयर की समस्याओं का समाधान करने के लिए इसका भी जो क्राइटेरिया है बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों ब्लॉक असेसमेंट थे सेक्शन 153A से 153C के अंदर, इन्होंने भी सेम के सेम प्रोविजन यहाँ पे रखे हैं। वैल्यूएशन एंड टेक्निकल इनपुट, पहले एओ रेफर करता था वैल्यूएशन ऑफिसर को फेयर वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ पर भी सेम के सेम रखे गए हैं। इन्होंने मॉडर्नाइजेशन कर दिया है वैल्यूएशन मेथड को, और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, डिजिटल के नाम पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे आपको यहाँ पे कंप्लाइंसेस बढ़ने ही बढ़ने वाली है। अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट है दोस्तों, आप इस वीडियो के यहाँ तक बने रहे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अपीलेट प्रोसीडिंग्स, जो अपील होती है, एक अधिकारी से आप खुश नहीं हो तो दोस्तों अगले अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, उससे आप खुश नहीं हो तो तीसरे अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। तो यही अपील का प्रोसेस होता है। फर्स्ट अपील कमिश्नर जो होता है दोस्तों, अपील अगेंस्ट स्पेसिफाइड ऑर्डर, कमिश्नर अपील जो होते हैं, अपील कमिश्नर अपील्स के स्पेसिफाइड ऑर्डर विद ए स्ट्रक्चरल प्रोसीजर एंड टाइमलाइन। सिमिलर स्कोप है, लेकिन इंप्रूव कर दी है इन्होंने टाइमलाइन को। पहले दोस्तों 2-2 महीने, 3-3 साल, 2-2 साल, 6-6 साल आपकी अपील को सुना ही नहीं जाता था, देखा ही नहीं जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। फर्स्ट अपील जॉइंट कमिश्नर अपील, पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, अब अलाउ कर दिया अपील को। जॉइंट कमिश्नर जो होते हैं दोस्तों, वो केस हैंडल करेंगे असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, जो जॉइंट कमिश्नर रैंक से वो होते हैं नीचे। इंट्रोड्यूस किया है नई अपीलेट लेवल फॉर लोअर रैंकिंग के लिए। पहले दोस्तों अपील के जो कमिश्नर होते थे बहुत बड़े अधिकारी होते थे, अब उनकी जगह एक और उनसे छोटे अधिकारी जो होते हैं, जो उनको भी ये पावर दे दी है कि आप अब जॉइंट कमिश्नर भी अपील को देख सकता है। अगर आप किसी भी CIT अपील के फैसले से खुश नहीं हो तो आपको ITAT के अंदर अपील करनी पड़ती है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, यहां पर भी इन्होंने रिटेन रखे हैं सेम प्रोविजन, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज को सुधार दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए दोस्तों आप अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी खुश नहीं हो तो फिर आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। हाई कोर्ट के लिए सिंपलीफाई प्रोसीजर कर दिया है, गाइडलाइन वगैरह जारी कर दी है। हाई कोर्ट से भी खुश नहीं हो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। अपील जो सुप्रीम कोर्ट की थी, प्रोसीजरल मॉडर्नाइजेशन अलाइन विद करंट लीगल प्रैक्टिस, जो आज की तरीके में जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, उसके आधार पर इन्होंने सिंप्लीफिकेशन कर दिया है। DRC दोस्तों डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई है, तो ये इन्होंने एक्सपेंड कर दिया है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को टू इंक्लूड सिमिलर टैक्स पेयर, एक जैसे मिलते जुलते टैक्स पेयर हैं उनके लिए कमेटी बनाई है। टाइम लिमिट फॉर अपील दोस्तों स्पेसिफाइड टाइमलाइन थी सेक्शन 249 के अंदर, आपको वैसे 30 दिन के अंदर अंदर अपील करनी पड़ती थी, इन्होंने सेम टाइमलाइन लिखी है, लेकिन इन्होंने दोस्तों अधरांस और अपडेटेड जो फाइलिंग मैकेनिज्म है, ये देखिए डिजिटल फाइलिंग को, उसको इन्होंने यहाँ पे इंप्रूव करने की कोशिश की है। एडवांस रूलिंग के अंदर भी इन्होंने सेम के सेल रूल रखे हैं। स्पेशल प्रोविजन दोस्तों फॉर रिपीटेटिव अपील, कोई अपील बार बार रिपीट कर रहा है तो पहले कुछ भी ऐसा नहीं होता था,
अब अलो रेफरेंस फॉर पेंडिंग क्वेश्चंस और लॉ बिफोर द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू अवॉइड रिपीटेटिव अपील्स। तो इस तरह से दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। आने वाले टाइम में एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली और हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहले सबसे प्रैक्टिकली जो नॉलेज आपको मिलेगी वो हमारे ही चैनल पर मिलेगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करो, स्पेशली दोस्तों जो एक सीए का स्टूडेंट है, बीकॉम का स्टूडेंट है, या हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस हमारे इनकम टैक्स का जो 1961 एक्ट था और इनकम टैक्स जो एक्ट 2025 आने वाला है। तो इसी शब्दों के साथ में दोस्तों आपने वीडियो को यहां तक देखा, दहे दिल से आपका मैं थैंक यू बोलता हूं। जय हिंद, जय भारत।